अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पे राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहला मौजू तो यह है कि जनाब इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को 1 महीने की डेडलाइन दे दी और कहा है कि डू एंड डाई। ये सारा क्या मामला है, किस हवाले से उन्होंने ये डेडलाइन दी है, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि उनकी जो अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी की तहरीक है वो डोनाल्ड लू की मिन्नतों से फरागोगी के प्लाटों तक पहुंच गई है। ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब का जो आज इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जलसा हो रहा है, वहाँ पर एक शख्स से बरामद हुआ है असलहा, और वो जिस शख्स से बरामद हुआ है वो KPK हुकूमत का सरकारी मुलाजिम है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मुसल्लत तसादुम की तरफ बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे। और फिर जो अयाज अमीर पर हमला हुआ है वो हमला किसने किया है और उस हमले का सबसे ख़तरनाक पहलू क्या है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर भी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को डेडलाइन दे दी है और वह डेडलाइन दी है 1 महीने की। उन्होंने कहा जी ये आपके पास जुलाई का महीना है और 31 जुलाई से पहले पहले डू और डाई, यानी कि हर सूरत में इस हुकूमत को गिराना है, इसके ख़िलाफ़ तहरीक को कामयाब बनाना है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक भी जाना पड़े। ये मामला जनाब कुछ यूँ है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है और ख़ुसूसन तकरीबन सभी जमातों की सियासत थी, जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो ये अमरीकी साजिश, गुलामी, इस्लामी, ये तो सारा एक तरफ का मामला है। लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि जो अपोजिशन की जमातें वो ये नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहें। नए आर्मी चीफ़ की तैनाती या उनकी एक्सटेंशन की जो डेट है उसके हवाले से नवंबर तक किसी सूरत में इमरान खान साहब की हुकूमत ना जाए, और उनको ऐसी खबरें आना शुरू हो गई थी कि इमरान खान साहब अप्रैल में ही कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर सकते हैं जिस पर हंगामी बुनियादों पर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई और उनको इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया। अब यही मसला इमरान खान साहब के लिए भी है, जो कि अपोजिशन सोच रही थी कि अगर ये रहेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, और इनको खबरें आती कि इमरान खान साहब कुछ अगले 10 सालों की मनसूबाबंदी किए बैठे। अब यही मामला इमरान खान साहब की झुंझलाहट का भी बायस है। आपने देखा कि जब वो इक़्तिदार से उतरे और उन्होंने वो लॉन्ग मार्च किया तो वो सब कुछ उन्होंने इतना उजलत में किया, जलसे वलसे इतनी उजलत में किया, और इतनी जल्दी उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की कि जिससे साफ दिखाई देता है कि खान साहब को इस मामले पर वो जल्दी में हैं। और ये जल्दी अब उनके जो है वो उनकी झुंझलाहट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा कि जो पंजाब वाला मामला हुआ, कौन सी कोशिश है जो नहीं की गई कि वहाँ के इक़्तिदार किसी तरीके से बचा लिया जाए, और वो अपने जो ना चाहते हुए भी परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बनाने पर इमरान खान साहब तैयार हो गए थे, लेकिन हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए। वो जो कुछ भी हुआ असम्बलियों में जो मार धाड़ हुई, वो चूँकि खान साहब और परवेज़ लाई साहब सेम पेज पे थे तो उन्होंने उनका रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की। जब वो फिर भी बन ही गए, अदालतों के हुक्म के बाद वोटिंग हो ही गई, तो फिर उनको हलफ नहीं लेना दिया गया। फिर वो जब हलफ ले लिया गया, वो भी अदालतों के हुक्म पर लेना पड़ा, तो वो फिर अदालतों में पहुंच गए और फिर हाई कोर्ट ने कहा कि जी जो कल गुजर चुकी है उस पर दोबारा वोटिंग हो वज़ारत आला के लिए। लेकिन अब जो उसके बाद अगले रोज़ फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जाकर उनको बादल न खास्ता हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला तस्लीम करना पड़ा, जिनको वो उनके इंतखाब से लेकर अब तक गैर कानूनी इंतखाब करार दे रहे थे। तो अब वो चूँकि अदालत में उनको जाकर ये तस्लीम करना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, परवेज़ लाई को भी, तो अब वो ये तो नहीं कह सकते कि वो गैर कानूनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने तस्लीम किया। लेकिन वो जो सारा मामला हुआ वो क्यों हुआ? वो मामला इसलिए हुआ कि जो 17 जुलाई का इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब तक 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब 20 सीटों पर पंजाब का नहीं हो जाता, उस वक्त तक आप पंजाब की हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो वो एक उनके पास ऑप्शन था, उन्होंने 22 जुलाई तक की मोहलत ले ली सुप्रीम कोर्ट से, और फिर अब हर सूरत में जो है वो 17 जुलाई का इलेक्शन वो या तो जीतना चाहते हैं। अगर वो ना जीत पाएँ, जैसा कि लग रहा है कि शायद उनकी सीटें कम होंगी PMLN की निस्बत, तो फिर वो कोई ऐसा मामला हो जाए कि वो सारा मामला ही वो जिसे कहते हैं ना कि पिच ही उखाड़ दी जाए और बाद में कहा जाए कि जी ये तो इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ। तो इस किस्म की सिचुएशन की तरफ जाते फिर ये अब हम जो दूसरा पॉइंट है वो भी पहले पॉइंट से रिलेटेड है। ये जो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी जमात है उसको दीवार से मत लगाया जाए, कि उसको मुसल्लह तहरीक की तरफ ना धकेला जाए, इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की। और फिर इस पर बहुत सारी बातें हुई। उससे पहले भी इस किस्म की बातें होती रही। आपको याद होगा कि जब लॉन्ग मार्च हो रहा था ये 25 मई वाला,
तो उससे पहले भी शेख रशीद अहमद साहब भी कह रहे थे कि खूनी तसादम होगा, और फवाद चौधरी साहब भी ऐसी बातें कर रहे थे। और अब फिर जब वो जो मार्च है वो नाकाम हो गया, नाकामी के बाद अब फिर दोबारा इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी गई है। और ये जो आज के उन्होंने जलसों की कॉल दी हुई थी, उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने कि जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग होंगे वो परेड ग्राउंड के जलसे में होंगे, हर बाकी तमाम लोग अपने अपने शहरों में करें। लेकिन हमें भी इस बात का पता है कि हम भी यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के लोकल रहने वाले हैं कि खान साहब की पार्टी के अंदर पिंडी इस्लामाबाद में उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बार बार यहाँ पे जलसे कर सकें, तो बंदे इनको केपी से ही लाने पड़ेंगे। और फिर वही हुआ कि आज जो है केपी से जो है वो काफिलों की सूरत में लोग इस्लामाबाद में आ रहे हैं और कहा यह जाएगा कि इस्लामाबाद के जलसा है। लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त आप इस वक्त ये देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है, ये एक शख्स है जिसने पीटीआई की टोपी पहनी हुई है और झंडा भी पहना हुआ और ये पीटीआई के जलसे में आया है। इससे एक अदद 30 बोर पिस्तौल बरामद किया इस्लामाबाद पुलिस ने, और उसमें 10 जिंदा गोलियां भी उसमें शामिल हैं, 10 राउंड। और ये बंदा जो है वो केपी के हेल्थ डिपार्टमेंट का मुलाजिम है, यानी कि सरकारी मुलाजमीन को वहाँ से लाया गया है। एक तो इससे ये साबित होता है, दूसरा ये कि मुसल्ला लोगों को लाया जा रहा है। और पहले जो उन धरने में वो जो लोग लाए गए थे, लॉन्ग मार्च में जो लोग लाए गए थे और जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रिपोर्ट मांगी थी, उसमें भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान के दीगर इदारों ने जो अपनी रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया है कि जो खान साहब के साथ वहाँ पर उस वक्त लोग लाए गए थे वो सारे के सारे मुसल्ला लोग थे। तो लेकिन अभी तक उस पर सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा होगी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर ये मामला हुआ है, जिससे ये नज़र आता है कि खान साहब बहुत डेस्परेट हैं इस वक्त, किसी भी सूरत में ये हुकूमत वो गिरा लें। वो जो मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पे, आपने देखा है जो हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उस मुहिम के ज़रिए भी बहुत सारा दबाव डाला जा रहा है। और उनका ख्याल है कि किसी ना किसी तरह कोई अवामी दबाव ला के, कोई सोशल मीडिया का दबाव ला के पाकिस्तान के इदारों को इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि वो हुकूमत पर दबाव डालें और उसको इलेक्शन का ऐलान करने के लिए उनको मजबूर कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये जो उनकी वो सियासत में जो अपनी सियासी जदोजहद करें, लेकिन मुसल्ला जदोजहद से हमें इख्तलाफ है जी, इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। जो फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जी किसी बड़ी पार्टी को इतना दीवार के साथ ना लगाया जाए कि वो मुसल्ला जदोजहद पर मजबूर हो जाए, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में 3 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई। एक दफ़ा भुट्टो साहब के ज़माने में उनको फांसी लगा दी गई, उसके बाद 2 दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत गई, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा हुकूमत गई, वो अटक्केले में चले गए। उसके बाद ये पनामा वाला जो अकामा वाला मामला हुआ, उनकी पूरी फैमिली को अंदर किया गया, उनको जलावतन होना पड़ा, जो सारे मामलात हुए। लेकिन पाकिस्तान के किसी सियासी जमात ने कम अज़ कम पाकिस्तान में मुसल्ला जदोजहद की बात नहीं की। वो जो कालदम तंजीमें हैं वो तो इस तरह के काम करती रहती, लेकिन सियासी जमातें इस तरह नहीं करती। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डरा धमका कर इस मामले पर को ले आया जाए। लेकिन अब मसला ये है कि खान साहब जीतने के पोजीशन में तो नहीं है अगला इलेक्शन, और अगर वो हार जाएंगे तो तस्लीम नहीं करेंगे। सो एक मुसलसल जो है वो अदम इस्तेकाम की फ़िज़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ाई जा रही है और ये सारा मामला चल रहा है। अब ये शेख रशीद अहमद का अगर आप वीडियो बयान अभी आप सुन लीजिए, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। मैं इंतहाई हंगामी बुनियाद पर यह वीडियो बयान जारी कर रहा हूँ। रात 3 बजे हमने जो इमरान खान के बड़े पोस्टर और बड़ी स्क्रीनें लगाई थी, इन्होंने सरकारी ट्रकों पर उतारी। यही नहीं हुआ, जब हम वापस आए तो 4 बजे उन्हीं जगहों पर इमरान खान के ख़िलाफ़ नाजेबा, गैर शास्ता और अखलाक से गिरी हुई इन्होंने स्क्रीनें लगाई हैं। हमने उनको उतारा है सुबह 5 साढ़े 5 बजे और 3 आदमियों को पकड़ के हमने सादकाबाद थाने के हवाले किया है। ये सारी इंतज़ामिया इनसे मिली हुई है, ये इन्होंने गुंडे बुलाए हुए हैं। रावलपिंडी में हम 50 सालों से ये सियासत कर रहे हैं, यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने और राशिद शफीक ने आज एक बड़ी रैली के साथ 5 बजे रहमानाबाद पहुँचना है लाल हवेली से। लाल हवेली से 50 साल की तारीख़ में ऐसा कभी कोई काम नहीं हुआ। इंतज़ामिया क्योंकि उनसे मिल चुकी है, पुलिस सारी मिली हुई है। मैं मुख्तदर हलकों को बताना चाहता हूँ, मैं एजेंसीज़ को बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई करना चाहते हैं, ये लड़ाई होगी। हम लड़ाई को अवॉइड करेंगे हर सूरत में। जो पोस्टर शहर में इमरान खान के बारे में बांटे जा रहे हैं, ये तहकीक की जाए कि इनके पीछे कौन है और ये क्यों किया जा रहा है। अगर रावलपिंडी में आज कोई अमन व अमान का मसला पैदा हुआ, लड़ाई हुई, तो जो सादकाबाद में हमने इन लोगों को पकड़ के सुबह सुबह दिया है, उनसे भी तफ्तीश की जाए। ये सारा कुछ एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हो रहा है। अपनी पुलिस लगाई है, अपने SHO लगाए हैं, अपने गुंडों को बुलाया गया है। सो रावलपिंडी के हालात को ख़राब कर रहे हैं। सारी कौम को मैं इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ, इसको वायरल किया जाए कि ये आज के इमरान खान के जलसे से डर कर
मज़ीद बेवकूफ़ी के काम करने जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत। जिस हालात ख़राब हुए, कोई नुकसान पहुँचा, इसकी ज़िम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इंतज़ामिया। तो आपने सुना शेख रशीद अहमद साहब के बयान को, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी गैर अखलाकी पोस्टर लगाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के। ये गैर अखलाकी नहीं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस वक्त मेरे साथ ये चल रहे होंगे कि यहाँ पर वो इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि जी आप वो जो ग़ुलामी की बात करते हैं और इतने पैसे आप मुल्क का कर्जा बढ़ा गए हैं, और दूसरी जो है वो फरागोगी के वाले से उन्होंने कहा कि जी वो उसके पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। तो इसमें गैर अखलाकी तो कोई बात नहीं। अगर किसी सियासतदान से उससे हिसाब मांगा जाए इक़्तिदार के दिनों का या करप्शन का, तो ये काम तो पीटीआई सबसे ज़्यादा करती रही है। तो इसका मतलब है वो सारा कुछ ही गैर अखलाकी करती रही या नाजेबा करती रही है। तो इसको नाजेबा नहीं कहना चाहिए। एक बात जो शेख रशीद अहमद साहब कर रहे थे, वो बात इन्हीं तस्वीरों में गलत साबित हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बैनर लगा हुआ है या पोस्टर लगा हुआ है, उसके बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बड़े बड़े जो है वो बैनर्स लगे हैं इमरान खान की तस्वीर वाले। तो किसी ने उनका बैनर उतारे नहीं है। ये अब शेख साहब सियासी आदमी हैं, सियासत में इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं खालिस सियासतदान है, झूठ बदान, वो कहते हैं कूड़ पतूड़ सारा कुछ जायज़ होता है। वो उस तरह के ये बयान दे रहे हैं। बहरहाल शेख साहब चूँकि पिंडी से उनको तवक्को नहीं है कि ज़्यादा लोग इस्लामाबाद ले जा सकें। अब शेख साहब पे सारा डिपेंड करता है ना जी। पिंडी में अगरचे कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके भतीजे शेख राशिद शफीक तो पीटीआई के एमएनए हैं। तो जो कुछ उन्होंने करना था लाल वली से पिछले लॉन्ग मार्च में भी वो बंदे नहीं लेके जा सके, जिस पर उनको इमरान खान साहब की खासी नाराज़गी का सामना करना पड़ा था। और अब फिर उनको कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ सकता है। तो सो उन्होंने भी ये एक मुहिम चला दी है। तो ये फवाद चौधरी साहब के और शेख रशीद अहमद साहब के जो बयानात हैं ये ख़तरनाक हैं और इनका यकीनन नोटिस लिया जाना चाहिए। और इमरान खान साहब को भी ना हाथ होला रखना चाहिए था कि मुसल्लह शादम की बातें मुल्क में ज़ेब नहीं देती, ना ही हमारा मुल्क इस वक्त इस किस्म की चीज़ों के मुतहम्मल हो सकता है। फिर अब आज इसी चैनल पर, इससे पहले हमारे दोस्त सदीक साजिद ने एक ब्लॉग किया था, वो आपने सुना होगा कि वो जो डोनाल्ड डू जिनके ऊपर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कि अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया हैं, कि जी वो उन्होंने कोई साजिश की थी और उन्होंने धमकी दी थी। तो उनके ऊपर ये वो पाकिस्तान के अंदर अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक उन्होंने गाड़ ली थी बात और उनके ऊपर मुसलसल इल्ज़ाम लगाते रहे। लेकिन अगले बंदे भी तो अमेरिका पूरी दुनिया को खिलाता है, वो कोई बच्चा तो नहीं है। वो देख रहे थे कि खान साहब किस किस्म के हरकतें कर रहे हैं। अब अच्छा, खान साहब ने अब की ये कि पब्लिक के सामने तो जलसों में जनाब अमरीकी गुलामी और जनाब मैं डट गया हूँ, मैं बड़ा दलेर हूँ। दलेरी तो उनकी पता लग गई थी जब ये मलेशिया जा रहे थे, तो MBS के एक टेलीफोन कॉल पे जहाज़ ही वहाँ से मोड़ के वापस ले आए थे और जो IMF को उठा के सारी दे दी थी चीन से जो सीपा के मायदों की तफसीलात। तो बहादुर तो ये इतना ही है। तो बहरहाल ये एक उन्होंने सियासी स्टैंड उठाया था, लेकिन उसका अब उनको नज़र आ गया कि यार ये किधर वाकई में सचमुच ना अमेरिका मेरे से नाराज़ हो जाए। तो इन्होंने जो अपनी पार्टी के जो इंटरनेशनल के शोबे के सरबराह हैं उनसे कहा कि वो डोनाल्ड डू से रब्ता करें और कहें कि जी बस लेट्स मूव फारवर्ड, आगे चलते हैं, पिछली चीज़ें भूल जाएँ। तो वो अगले बच्चे तो नहीं है। तो डोनाल्ड डू ने इनको कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो ये अमेरिकी जो ग़ुलामी से जो आज़ादी वाला मामला है, ये डोनाल्ड डू की मिन्नतों से शुरू हुआ और वो फराह गोगी के प्लाटों तक पहुंच गया कि जो नया स्कैम सामने आया फराह गोगी का, फराह खान या फरद शहजादी और फराह खान और उर्फ गोगी, कि जी वो उन्होंने फैसलाबाद में उनको कोई एक प्लाट अलाट किया गया, इंडस्ट्रियल प्लाट जो अरबों रुपये का था, जो बहुत कम पैसों में उनको दे दिया गया और उनको अलाट कर दिया गया। और वो भी एक जिसे कहते हैं मुबैना तौर पे जाली कंपनी के उसके ऊपर। तो वो उसके कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, सरकारी अफसरान भी गिरफ्तार हुए, एंटी करप्शन उसकी तफ्तीश करी है। तो ये जनाब सारी कहानी है। डोनाल्ड डू के मिन्नतों से लेकर फराह गोगी के सनती प्लाटों तक की बात चल रही है। इतनी सी अमरीकी ग़ुलामी और आज़ादी की सारी कहानी है। आगे बढ़ते हैं जी, उस खबर की तरफ आते हैं जो जिसने कल से पाकिस्तान में बहुत सारी लोगों को परेशान कर रखा है। अयाज़ अमीर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैसियतों में काम करते हैं, साफ़ी भी हो रहे हैं। उन्होंने एक तकरीर की, इमरान खान साहब ने वो जो सेमिनार किया था वो रजीम चेंज सेमिनार, जिसमें उन्होंने और अपने जो पसंदीदा सियासी एंकर्स हैं, जो एंकर जो सहाफ़ी होता है उसका काम किसी सियासी जलसे में तकरीर करना नहीं होता। ना ही सहाफ़ी का ये काम है कि किसी के लॉन्ग मार्च में बतौर कारकुन शामिल हो, ना ही किसी सहाफ़ी का ये काम है कि वो किसी के जलसों में जाके स्टेज पर खिताब करे, वो ट्वीटें करता फिरे कि जनाब आओ जी मार्च में हिस्सा लो। जो इमरान खान साहब जिन लोगों को अपना मुखालिफ समझते हैं उनको आप कोई रिकॉर्ड में ऐसी चीज़ नहीं दिखा सकते कि उन्होंने कि पीपल्स पार्टी या PMLN या JUI के जलसों में जाके तकरीरें की हों या उनके काज के लिए अपनी तरफ से ट्वीट्स की हों। वो जो है वो तनकीद करते। खान साहब को तो तनकीद पसंद नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, मीडिया से अवॉइड करते हैं। चाहे वो तोशा खाना वाली बात हो, फराह खान वाली बात हो, बहुत सारे मामला होते हैं जो कि उनको खदशा होता है कि सवाल होंगे, तो वो अब साथियों से इंटरेक्ट ही नहीं करते। लेकिन अयाज़ अमीर साहब ने जो है वो उनको अपना समझ के बुलाया था खान साहब ने। उसमें वो मोहित ज़दा भी थे, उसमें समी इब्राहिम भी थे, उसमें इमरान रियाज खान भी थे जी, सारे लोग बैठे थे खान साहब को तालियां बजाने वाले।
तो सब ने खान साहब की तोक़ों से बढ़ के तकरीरें की और खान साहब के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया। वैसे बीच बीच में से खान साहब हँस ही रहे होंगे कि यार मैंने तो बेवकूफ़ बनाया, ये मुझसे, मैंने जितना बनाया था ये उससे ज़्यादा बन गया। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। और फिर जब याज़ मीर साहब की बारी, तो याज़ मीर साहब ने फिर खान साहब को भी बहुत सारी खराबियों को ज़िम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट भी तनकीद की, खान साहब भी तनकीद की। उसके बाद फिर अगले दिन जब वो दुनिया टीवी से निकले तो उनको 6 अफराद ने गाड़ी उनकी रोक के उनके ऊपर तशद्दुद किया और उनका मोबाइल फ़ोन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस थे वो उनसे छीन कर ले गए। अच्छा, अब एक शोर उठाया गया और कहा गया कि जी ये देखें जी, ये एजेंसियों का काम है और ये इस तरह का मामला हुआ है। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ज़ाती ख्याल है, गलती भी हो सकता है। कुछ माजी की जो चीज़ें उनको अगर हम देख के तज्ज़िया करें, जायज़ा लें, तो बिल्कुल वाज़ेह होता है कि जी एजेंसियाँ इस तरह के काम नहीं किया करती। वो तो जो वो माजी में होता है ना, ये बंदे उठा लिए या खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई मज़ीद सख्त बात की, इस तरह कोई थप्पड़ मार के नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन इमरान खान साहब का रिकॉर्ड इस हवाले से बड़ा ख़राब है। आप धरनों से ले लें, 2014 के धरनों से रोज़ के रिपोर्टरों की फेंटी लगाई जाती थी, जियो टीवी पर हमले किए जाते थे। फिर खान साहब जब इक़्तिदार में आ गए तो फिर उनको सहाफ़ियों का बोलना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो आपको पता है कि कैसे कैसे वो कवानीन लेकर आते कि सहाफ़ियों का मुँह बंद किया जाए फेक न्यूज़ की आड़ लेकर। और जो ही वो इक़्तिदार से उतरे तो उन्होंने मिनट नहीं लगाया बदलने में कि जनाब वो देखो आज़ादी सहाफ़त बड़ी चीज़ है, सोशल मीडिया पे कोई बंदा पाबंदी ना लगाए। लेकिन वो याज़ मीर जी गलती कर बैठे थे। तो खान साहब के सामने आज तक जो भी बोला है, चाहे वो किसी जलसे में बोला है, चाहे किसी मीटिंग में बोला है, उन्हें फेंटी ज़रूर लगी है। रिकॉर्ड की बात है ये, इसमें मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड के मुताबिक कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये भी कन्फर्म तो नहीं है कि याज़ मीर पर किसने हमला किया, लेकिन याज़ मीर पर हमला किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि काबिल मज़म्मत है। हुकूमत, सूबाई हुकूमत पंजाब की और वफाकी हुकूमत इसके ज़िम्मेदारान का सुराग लगाएं और उनको सामने लेकर आएँ। और जो इसमें असल ख़तरनाक बात है, जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं है, वो ख़तरनाक बात यह है कि जो पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना था और अभी नहीं निकला, कहा जा रहा है कि 2-3 महीने बाद शायद निकल जाएगा। लेकिन जो इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकला था, उसमें बहुत सारी वजह सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी थी। और अगर इस दौर हुकूमत में भी ये याज़ मीर पर जो हमला हुआ है, ये फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। लिहाजा इसके लिए ये बहुत हसास मामला है और इसका फ़ौरी नताइज जो है वो सामने आना ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।